नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी पेपर के दिनांक 20 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर गणित और विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स एंड साइंस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल के कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से पहले शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। अगर आप 22 शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 101 और 120 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि कोई भी संख्या होगी तो वो एक से तो विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, तो एक को कंसीडर नहीं किया जाता है। स्वयं के अलावा अगर किसी दूसरी संख्या से वो विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी तरीके से अगर कट जाती है तो वो भाज्य संख्या बोली जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि 101 और 120 के बीच में, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमको कंसीडर करना ही नहीं है। तो टोटल 101 से 120 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी? 20 संख्या होंगी। और 20 में से दो संख्या हमने निकाल दिया, कौन से? 101 और 120 वाला। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा गया था तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी अब हमारे पास टोटल कितनी संख्या है बची? 18 संख्या है बची। ठीक है, अब देखिए 101 और 120 के बीच में जो अभाज्य संख्या आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? 103 हो जाएगा, उसके बाद से 107 हो जाएगा, उसके बाद से 109 हो जाएगा और 113 होगा। बस इतना ही संख्याएं होंगी जो कि 101 और 120 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं टोटल, और हमारा टोटल कितना संख्या है? 18 संख्या है। उसमें से 4 को अगर हम लोग घटा देते हैं जो कि ये अभाज्य संख्या है तो हमारे पास टोटल भाज्य संख्या की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 14 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, -5/6 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका मान पहले निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? माइनस और 6 से देखिए 6 8 48 यानी कि 0.8 और 2 बचा, उसके बाद से क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 6 त्रिक 18। और इसका मान कितना आएगा? ये देखिए 3/8 का मान आप निकालेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा और इसका मान आएगा 8 त्रिक 24 और फिर उसके बाद से 24 फिर 6 बच गया आएगा और 8 सत्ते 56 यानी कि 0.37 के बीच आएगा। यानी कि ऐसा मान जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर पहले विकल्प की बात करें, दिया गया है 7/8। तो 7/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 28 64, 8 28 64 यानी कि ये माइनस में आएगा 0.8 और फिर बच जाएगा 6 और फिर यानी कि 8 सत्ते 56 क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56 यानी कि ये देखिए ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है ये इससे भी छोटा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ध्यान से देखिएगा, इसको नहीं कंसीडर करना है। इसके पहले माइनस लगा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप, मेरे पास 2 रुपये उधार है और आपके पास 5 रुपये उधार है, तो मेरे पास 2 रुपये उधार है यानी कि इतना, और आपके पास 5 रुपये उधार है यानी कि -5। तो ये संख्या नहीं देखना है। आपके पास 5 रुपया उधार है तो आप मेरे से भी कम में हैं। तो जो माइनस में संख्या बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी होती है क्योंकि वो उतना निगेटिव में है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए 8/9 दिया गया माइनस में, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 से भाग देंगे तो 9 8 72 0.8 9 8 72 और फिर आपका 8 बचेगा, फिर 9 8 72। ये भी देखिए ये इससे छोटा है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 1/3 का मान 0.33 आता है। तो ये देखिए ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? 0.37 से छोटा भी है और -0.83 से बड़ा भी है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1/3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार चौथे विकल्प को भी चेक कर लेते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है 5/6। इसका मान क्या आ जाएगा? देखिए पॉजिटिव में 6 8 48 प्लस 8 में आ रहा है यानी कि ये इससे बड़ा हो जा रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 1/3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि 504 बराबर इतना दिया गया है तो 2p + q - r का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए गुणनखंड के फॉर्म में दिया गया है तो 504 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं कि होगा क्या। तो 2 से मैं भाग देता हूं तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया 5 और ये 2 हो गया। फिर 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा? देखिए 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 छक 12। ठीक है,
उसके बाद से देखिए फिर 2 से मैं भाग दूंगा तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। फिर 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 21 बार में। फिर 3 से भाग देंगे तो 7 बार में, और फिर 7 से भाग देंगे तो 1 बार में। यानी कि हमारा गुणनखंड क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा, 2 पर ये 3 है, यानी 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 2 गुणे 7 पर घात 1। अब देखिए 2 पर इसको पूरा कंपेरिजन करिए इससे, 2 पे घात यहाँ पर 3 दिया गया है और इसका मान कितना दिया गया है, p दिया गया है, यानी p का मान कितना हो गया 3। इसी पर देखिए 3 पर घात 2 दिया गया है और यहाँ पर 3 पर घात q दिया गया है, यानी q का मान कितना हो गया 2। इसी पर देखिए 7 पर घात 1 दिया गया और यहाँ पर r दिया गया, यानी r का मान कितना हो गया 1। अब इस इक्वेशन में एज इट इज पुट कर दीजिए p q और r का मान, तो देखिए क्या हो जाएगा 2p यानी कि 2p यानी कि 3 दूनी 6 6 हो गया, प्लस क्यू 6 प्लस 2 यानी 8, माइनस आर यानी -1, यानी 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए बॉड मास रूल से इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मैं एज इट इज लिखता हूँ। देखिए क्या दिया गया है, 8 पर घात 4 दिया गया है और ये घनमूल है, गुणे करके दिया गया है, ये भी घनमूल है, और 125 का स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर भाग है तो डिवाइड करके मैं नीचे लिख देता हूँ, 4 पर ये वर्गमूल है और क्यूब दिया गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 8 पर घात 3 रहता तो ये घनमूल होने की वजह से 8 एज इट इज बाहर हो जाता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 पर घात 3 गुणे 8, यानी 8 पर घात 3 जो था वो तो निकल गया, और 8 जो बचा उसको हम लोग 2 का क्यू लिख सकते हैं, यानी कि 2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद से देखिए ये कैसे हो जाएगा, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 का स्क्वायर है, यानी 125 गुणे 125, और ये चूंकि घनमूल था तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है, यानी कि 5 भी बाहर आ जाएगा, और 125 दूसरा वाला जो है उसका भी 5 बाहर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय देखिए ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब यानी कि 64 हो गया, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। देखिए ये 8 से 8 कट जाएगा, और 50 25 और 25 दूनी 50 हमारा उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 50 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1485 और 33 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 18 आता है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है। पहले ध्यान से समझ लीजिए, पहली संख्या हम लोग को हिंट दिया गया, कैसे निकाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाता है, 31 से भाग, मान लीजिए ये x था, तो इसका भागफल कितना आता है 9 आता है, और यहाँ पर शेषफल कितना आता है 18 आता है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दें और जो भी आएगा उसमें 18 जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा। यानी कि देखिए 9 एकम 9, और उसके बाद से 9 त्रिक 27 और इसमें 18 जोड़ दीजिए तो 9 8 17 के साथ हाथ में 1 8 और 1 9 और 2 हो जाएगा। 297 पहली संख्या है, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 1485 गुणे एचसीएफ 33 दिया गया बराबर पहली संख्या जो हमने 297 निकाला, और दूसरी संख्या को मान लीजिए कि मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ। तो अब इसको एज इट इज आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको 11 से काटूँ तो 11 तियाँ 33 और 11 से काटें तो 11 दूनी 22, 7 बचेगा और 11 7 77, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसको 3 से काट दूँ तो 3 9 27, और 9 से अगर इसको काटूँ तो 9 एकम 9 5 बचा 58 हो गया, और 9 पचे 45, 9 छक 54, 4 बचा 45 हो गया, 9 पचे 45, यानी कि 165 हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही 165 दिया गया है, विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि यदि 26 24 56 और 49 में से प्रत्येक में से x को घटाने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं तो 2x - 6/2 का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या कहा क्या जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में से आप x को घटा दीजिए तो जो भी हमें क्रम मिलेगा वो समानुपाती होगा। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि 26 में से अगर मैं x को घटा दूं और डिवाइडेड बाई 24 में से x को घटा दूं तो इसका मान जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। वो 56 में से x को अगर घटा दिया जाए और इसी प्रकार से 49 में से x को घटा दिया जाए तो ये हमें दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके पहले आपको x का मान निकालना है, और जो भी x का मान आएगा इस इक्वेशन में रख करके आपको इसका मान क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्यों ना हम इसको तिर्यक गुणा कर दें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद से ला करके इसमें पुट कर दें। आपका सोचना सही है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों पद में x है तो x स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण में ये बदलेगा, और उसके बाद से श्रीधराचार्य का नियम आप लगाएंगे और बहुत तरीके से आप चीज़ों में उलझ जाएंगे। इससे अच्छा उल्टा इसका हम लोग चलते हैं, रिवर्स प्रोसेस चलते हैं। देखिए हम लोग कौन सी विधि अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो विकल्प में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये तो कन्फर्म है
कि इन्हीं चारों में से इसका मान आएगा। तो क्यों ना हम प्रत्येक का मान यहां पर रख करके देखें, और जो भी रखेंगे वहां से हम लोग को x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद से जो हमें समानुपात का इक्वेशन मिला था उसमें x की वैल्यू को अगर हम लोग रखते हैं तो वो समानुपात का इक्वेशन जिसके लिए फुलफिल होगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए मैं एक प्रोसेस करके दिखाता हूं। पहले मैं x का मान 10 मान करके चल रहा हूं। तो देखिए x का मान अगर मैं इसमें 10 रख देता हूं, ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया, 2x माइनस 6 बटे 2 बराबर, अगर मैं इसका मान 10 रख देता हूं तो हमें x का मान क्या मिलेगा। देखिए 10 दूनी 20, 20 और ये इधर माइनस है तो प्लस आकर के 20 6 26, और 26 में ये 2 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, 13। अब हमें जो इक्वेशन मिला था कितना था, देखिए 26 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स बराबर 56 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 49 माइनस एक्स। अब x की जगह 13 रख करके देखिए, 26 में से 13 घटाएंगे तो 13 बचेगा, और 24 में से 13 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 56 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 3 और ये बच जाएगा आपका 4, 43, और 49 में से 13 घटाएंगे तो 6, और ये बच जाएगा 36। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं इक्वल है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से 10 हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं कि क्या 11 इसका उत्तर हो सकता है, यानी कि इतने का मान हम लोग 11 रखेंगे। तो 2x माइनस 6 बटे 2 बराबर 11 अगर मैं रखता हूं तो 11 दूनी 22, और ये इधर माइनस है तो प्लस जाकर के 22 प्लस 6 28, और 28 में 2 से भाग देंगे तो यानी x का मान हमारा 14 आ गया। ठीक है, 14 के मान को अब हम लोग समानुपात वाले समीकरण में रखते हैं। तो क्या था, 26 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स बराबर 56 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 49 माइनस एक्स। देखिए 14 घटाइए, 26 में से 14 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 56 में से एक्स 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 2 ऊपर बचेगा और ये 4 हो जाएगा, और 49 में से 14 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा और ये 3 बचेगा। अब देखिए अगर हम लोग इसको इसको अगर हम लोग 7 से काट दें तो 7 छक 42 और 7 पचे 35। इसको देखिए 2 से काट रहा हूं तो 2 छक 12 और 2 पचे 10। यहां पर भी देखिए 6 बटे 5 आ रहा है, यहां पर भी देखिए 6 बटे 5 आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू, यानी कि इतने की वैल्यू 11 के लिए ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, यानी समानुपात वाला। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जो इतने का वैल्यू हमसे पूछा गया उसका मान हमेशा 11 ही आएगा, क्योंकि समानुपात वाला इसी को फुलफिल कर रहा है। तो ये पहला तो हमारा उत्तर था नहीं, बाकी आगे के हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 में से एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर गुणनखंड कौन सा है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x प्लस 12, यानी कि x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस 4, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 4, यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 3 ये पहले का गुणनखंड हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकालिए। इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 या फिर 9 चौक 36, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 4 कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 9 और x प्लस 4। हमसे क्या पूछा गया था कि क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4 यहाँ पर भी है और x प्लस 4 यहाँ पर भी है, यानी कि क्या कॉमन है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 x प्लस 4 जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन के आधार पर आपको इसका मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना क्या है कि इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2x माइनस 8, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का अंदर मैंने गुणा कर दिया, और यहाँ पर बटे 3 में बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बटे 2 है। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 माइनस 4x प्लस 16 बराबर 6x प्लस 15। देखिए 4x को इधर लाइए तो 6 प्लस 4 यानी कि 10x हो जाएगा, 24 और 16 40 हो गया, और 40
40 में से इधर 15 लाएंगे तो 25 बचेगा, यानी कि 25, यानी x का मान हमारा क्या आ जाएगा 25/10, 25/10 x का मान आ जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 चाह 25 और 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 हमारा मान आएगा x का। 5/2 मान इसमें x की जगह पर रखिए तो 2 गुणे 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 1 यानी 6, 6/2 यानी कि 3 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 3 किस विकल्प में दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर द्विघात समीकरण दिया गया है और बीच में प्लस का है और यहां पर माइनस में है। तो सबसे पहले इनको हम लोग प्लस माइनस ब्रैकेट को खोल करके पूरा सॉल्व कर लेते हैं और कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आने के बाद से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए हो जाएगा, बी का जो गुणांक है जो एक्स का गुणांक आएगा वो बी हो जाएगा और जो कांस्टेंट आएगा वो सी हो जाएगा। और उसके बाद से ए बी सी का मान इस इक्वेशन में रख करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 और प्लस 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को सबको मैं पहले देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लास्ट में ये माइनस 2x स्क्वायर था, तो देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है और ये प्लस 2 यानी कि 5x स्क्वायर हो गया और इसमें से एक घट जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद से x वाले को देखिए माइनस 6x प्लस 4x यानी कि माइनस 2x बचा और माइनस 2x और माइनस x यानी कि माइनस 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद से कांस्टेंट वाले को देखिए यहाँ पर माइनस 4 माइनस 3 यानी कि माइनस 7 और माइनस 5 यानी कि माइनस 12, यानी कि हमारा क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12। अब देखिए इससे कंपेरिजन करिए तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, यानी कि एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है तो a का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का गुणांक b है, यानी यहाँ पर देखिए x का गुणांक 3 है माइनस 3 है, तो यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, b का मान माइनस 3 हो जाएगा। और c का मान देखिए कांस्टेंट कितना आया है माइनस 12 आया है, तो c बराबर माइनस 12। अब a b c का मान इस इक्वेशन में रखिए, a प्लस बी यानी कि 4 प्लस बी यानी कि माइनस 3 और माइनस सी यानी कि माइनस 12। देखिए तो 4 माइनस 3 और ये प्लस 12 हो जाएगा और 12 4 16, 16 में से 3 घटाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 13। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 13 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 29 दिया गया है तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको बेसिकली देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों टर्म का मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। x प्लस वाई का जब मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ और इधर भी 3 था तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें कितना दिया गया है 29 दिया गया है, इसके जगह मैं 29 रख देता हूँ प्लस 2xy बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2xy को इधर ही रहने देते हैं, इधर ये देखिए कांस्टेंट वाला प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 29 यानी कि माइनस में 20 बचेगा और xy बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 20 और ये 2 इधर गुणा में था तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि xy का मान कितना आ जाएगा -10। ध्यान दीजिएगा xy का मान -10 आया है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं xy एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर y और प्लस x हो जाएगा। देखिए ये x प्लस y का मान हमें कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो इसके जगह पर मैं 3 रख देता हूँ और xy का मान हमने कितना निकाला है, xy का मान हमने 10 निकाला -10, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा -3/10, यानी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बेलनाकार पाइप कि बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई हैं और पाइप की लंबाई 63 सेंटीमीटर है। इससे बनाने में लगी सामग्री का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कुछ इस प्रकार से एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है, इस प्रकार से, और ऐसे देखिए इस प्रकार से, ठीक है, और इसका जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया गया है और बाह्य त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये जो मटेरियल है जो इस पाइप को बनाने में लगा है इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा दें तो पाइप का पूरा मटेरियल बनाने में कितना आयतन लगा है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई r² × h। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई और h तो कॉमन है लेकिन r अंतर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा पाई h और r1² गुणे माफ करिएगा r1² - r2², ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, बाहर वाले का, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 यूज करने के लिए हमें दिया गया है और H का मान हमें 63 दिया गया है। R1 का मान कितना है, 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा और ए प्लस बी करेंगे तो 16 और 15 31 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 9 63, अब देखिए 22 गुणे 9 गुणे 31 कर देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। मल्टीप्लाई करने पर इसका मान आएगा 6138। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीसरा 6138 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, समचतुर्भुज आकृति के एक खेत का परिमाप 400 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समानांतर होती हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा, जिसकी चारों भुजाएं एक समान है और आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। और यहाँ पर मान लीजिए ये वाला विकर्ण अगर 160 मीटर हमको दिया गया है और इसका परिमाप दिया गया है 400 मीटर। चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी 4 से भाग दे देंगे तो इसके एक भुजा का माप कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण जो होते हैं वो 90 अंश पर काटते हैं, यानी कि ये त्रिभुज को अगर हम लोग कंसीडर करें, ये त्रिभुज को कंसीडर करें तो ये 90 अंश का कोण बन गया, इसलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। जिसमें विकर्ण जो है वो हमें 100 दिया गया है और साथ ही साथ इसकी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जब 160 ये था तो 80 ये हो जाएगा और 100 ये है, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और माइनस 6400, इसका मान आ जाएगा 3600 और इसका मान क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि ये 60 हो गया तो ये समद्विभाजित करता है तो ये भी 60 हो जाएगा, यानी कि 120 ये हो जाएगा। यानी कि पहला विकर्ण अगर हम लोग मान लें ये दिया गया है 160, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 120 हमने निकाल लिया है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 D1 गुणे D2। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऊपर 1/2 D1 का मान हमने कितना D1 का मान कितना दिया गया, 160 और D2 का मान कितना है, 120। देखिए ये 80 बार में जाएगा, 12×8 = 96 और उसके आगे 2 जीरो लगेगा, 9600 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 9600 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी असमानांतर भुजाओं का योग क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिए, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली 2 समानांतर भुजाएं होती हैं और 2 इस प्रकार से असमानांतर भुजाएं होती हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो ऊंचाई है, यच का मान हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई इसको 25 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, A = 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। मान लीजिए अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई, A और C, तो A + C दोनों का योग और गुणे ऊंचाई यानी कि H। अब देखिए सबका मान हमको दिया गया है, एरिया का मान कितना है 1625, तो A की जगह 1625 में रख देता हूँ 1/2 और यहाँ पर देख लीजिए समानांतर भुजाओं का योग हमें नहीं पता है तो A + C एज इट इज मैं रहने देता हूँ और इंटू H का मान हमें 25 दिया गया। 25 से इसको काटिए तो कितनी बार में जाएगा, 25 × 6 = 150, यानी कि 12 बचा यानी 125 हो गया और 25 × 5 = 125 और 65 गुणे ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो 130 हो जाएगा, यानी A + C का मान कितना आ गया, 130 आ गया। A + C का मान 130 आ गया। ध्यान से समझिएगा और इसका परिमाप दिया गया है 188। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी कि A + B + C + D। इसका मान कितना दिया गया है, 188। देखिए थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, A + C को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, A + C प्लस क्या बच गया, B और D बच गया, B + D = 188 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए A + C का मान 130 दिया गया तो सीधे मैं 130 रख देता हूं प्लस B + D = 188, यानी कि B + D का मान क्या हो जाएगा, 188 में से 130 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 58 हमारा उत्तर आएगा। अब 58 क्या है, देखिए B + D, B
ये वाली भुजा है और डी ये वाली भुजा है, जो कि असमानांतर भुजा है। और हमसे क्या पूछा गया था? असमानांतर भुजाओं का योग पूछा गया था। तो यही तो है बी प्लस डी, असमानांतर भुजाओं का योग। इसका मान कितना आया? 58 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 58 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी दिया गया। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हो गया, तो इसमें मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो क्या कहा जा रहा है कि ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बिल्कुल बराबर है। आगे पढ़िए। भुजा ए सी पर डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर ई सी दिया गया है। तो इस वाली भुजा पर ए सी पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका डी है और यहाँ पर आपका ई है। तो ये कहा जा रहा है कि ए डी जो है वो ई सी के बराबर है। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने किया क्या है कि इसको इससे मिला दिया है और इसको इससे मिला दिया है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी। तो पहले ए बी भुजा बोला जा रहा है वो बी सी के बराबर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी भुजा जो है वो बी सी के बराबर है, ये तो ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या बोला जा रहा है, बी ई भुजा, यानी कि बी और ई ये वाली भुजा जो है वो बोला जा रहा है कि सी डी भुजा के बराबर है। ये बोला जा रहा है कि सी डी भुजा के बराबर है। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी ई में ए बी भुजा यानी ये वाली जो भुजा है वो सी बी के बराबर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके बराबर है। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, बी ई भुजा जो है बी ई बी और ई यानी ये वाली जो भुजा है वो कहा जा रहा है कि बी डी के बराबर है। किसके बराबर है? बी डी के। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसके बराबर हो जाएगा। और तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, ए ई भुजा जो है यानी कि ए और ई ये वाली जो भुजा है वो सी डी के बराबर है, यानी कि इस वाली भुजा के यहाँ से यहाँ तक के बराबर है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये और ये पार्ट तो बराबर था, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर था, और ये तो दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। बाकी आगे का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, सर्वांगसम में बस आपको ये चेक करना होता है कि जिस सीक्वेंस में त्रिभुज दिया गया, जैसे कि ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ त्रिभुज ए बी ई, तो पहला अगर इसको सर्वांगसम में बताता हूं त्रिभुज बी सी डी के, तो यानी कि पहला जो भुजा है ए बी वो इसके बराबर होना चाहिए, इसके पहले भुजा के। और इसका जो दूसरा भुजा है बी ई वो इसके दूसरे भुजा सी डी के बराबर होना चाहिए। और जो तीसरा भुजा है ए ई वो इसके तीसरे भुजा बी डी के बराबर होना चाहिए। वही चीज़ केवल विकल्प नंबर 2 में सेटिस्फाई हो रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री दिया गया है। तो n+4 डिवाइडेड बाई 2 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी बहुभुज में, सम बहुभुज में जो आंतरिक कोणों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू, हमें कितना दिया गया है? 1800 दिया गया है। तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और ये n जो -2 है इधर जाकर के +2 में हो जाएगा, यानी n यानी भुजाओं की संख्या में कितना मिल गई? 12 मिल गई। अब सिंपली इस इक्वेशन में रख दीजिए n+4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n की जगह 12 रखेंगे तो 12 और 4 16, 16/2 यानी कि 8 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुफलक ए में फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या क्रमशः x, 10 और 15 दी गई है। और इसी प्रकार से बहुफलक बी में फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या क्रमशः 12, y और 30 दी गई है। तो x प्लस y का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पर्टिकुलर इस फलक में कितने यहाँ पर फलक हैं। तो फलक की संख्या से हमें x का मान पता चलेगा। और दूसरा जो फलक दिया गया बहुफलक बी में, इसमें टोटल शीर्ष कितने हैं, क्योंकि शीर्ष का मान y दिया गया है। जब इसका मान निकलेगा तभी हम लोग x प्लस y का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए अगर हम लोग पहले a की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले फलक दिया गया है, यानी कि फलक का मान x है। ठीक है, तो फलक बराबर, अगर पहले मैं केवल a की बात कर रहा हूँ तो फलक बराबर x दिया गया है। शीर्ष की अगर बात करें तो शीर्ष कितना दिया गया है? देखिए शीर्ष का मान 10 दिया गया है। और किनारे की बात करें तो किनारा कितना दिया गया है? किनारों की संख्या 15 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फलक a की मैं बात कर रहा हूँ तो एक फॉर्मूला होता है फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा
इज इक्वल्स टू 2। सबका मान दिया गया है, सबको रख दीजिए। देखिए फलक का मान हमें निकालना है तो x रख दे रहा हूँ, शीर्ष का मान निकालना है तो इसके जगह शीर्ष का मान 10 दिया गया है और माइनस किनारा का मान 15 दिया गया बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये -5 हो जाएगा और -5 इधर जा करके +5 हो जाएगा, यानी x का मान 7 आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया, x का मान 7 होगा। इसी प्रकार से देखिए अब बहुफलक b के लिए अगर हम लोग इसी फॉर्मूले में रखें तो देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर पहले फलक का मान 12 दिया गया, तो यानी देखिए इसी फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ तो फलक की जगह 12 रख दिया। शीर्ष देखिए शीर्ष का मान नहीं दिया गया तो उसके जगह y दिया गया तो y रख देता हूँ, और किनारा कितना दिया गया 30 दिया गया, इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 30 में से 12 घटेगा तो 18 बचेगा माइनस में, और इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी 18 और 2 20 हो जाएगा। y का मान 20 आ जाएगा और x का मान 7 आया हुआ है, और हमसे प्रश्न में x प्लस वाई पूछा गया था, यानी 20 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 27 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं, यदि BDC बराबर 102 अंश है तो कोण A का मान हमसे पूछा जा रहा है। पहले मैं त्रिभुज बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर आउट हो सकें। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। तो क्या कहा जा रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, यानी इसको बीचों बीच काटते हुए एक रेखा है और C के बीचों बीच काटते हुए एक रेखा है, एक दूसरे को D पर क्रॉस करते हैं यानी D पर मिलते हैं। यदि BDC यानी BD और C, इस कोण का मान हमें कितना दिया गया है 102 अंश दिया गया है, तो कोण A यानी इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा। प्रमेय ये कहता है कि जो कोण BDC है, देखिए प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय ये कहता है कि जो कोण BDC है यानी ये वाला जो कोण है वो क्या होता है, वो बराबर होता है 90 प्लस इस वाले कोण यानी कि A/2 यानी इसके आधे के बराबर। ठीक है, 90 प्लस इसके आधे के बराबर। तो देखिए कोण BDC का मान हमें कितना दिया गया 102, तो इसकी जगह मैं 102 रख देता हूँ बराबर 90 प्लस A/2, क्योंकि A का मान हमें निकालना है। अब 90 इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि 12 बचेगा, 12 बराबर A/2 और 2 का इधर तिरिया गुणा होकर के 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी A का मान कितना आ जाएगा 24 अंश आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 24 अंश इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किसी समचतुर्भुज में ABCD में BD एक विकर्ण है, यदि ADB बराबर 50 अंश हो तो DCB का माप हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से हो गया। देखिए ये समचतुर्भुज है, ये A, ये B, ये C और ये D। समचतुर्भुज है इसलिए चारों भुजाओं का माप बिल्कुल बराबर होगा। तो हमको क्या दिया गया है, BD एक विकर्ण दिया गया है, ये एक विकर्ण हो गया। अब इसमें ADB का मान देखिए, ADB यानी इसका मान हमें कितना दिया गया है 50 दिया गया है। तो हमसे DCB का मान पूछा जा रहा है, DCB यानी इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके इस विकर्ण को मैं मिला दूं तो ये जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ठीक है, 90 अंश पर काटते हैं। इस वजह से देखिए ये 90 अंश हो गया, और त्रिभुज मान लीजिए इसको पॉइंट मैं O मान ले रहा हूं, तो इस त्रिभुज में देखिएगा ADO में ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। जब ये 50 हो गया और ये 90 हो गया यानी 140, तो ये कितना बचा, ये 40 अंश बचा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोण 50 अंश है और इस त्रिभुज में देखिएगा ADB में, इस त्रिभुज में देखिएगा ADB में देखिएगा ये भुजा इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इस वजह से सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो जब ये बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने यानी भुजाओं के जो भुजा बराबर है उसके आमने सामने के कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। तो जब ये 50 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब ये भी तो कोण 90 अंश का है। जब ये 50 हो गया, ये 90 हो गया यानी 140, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी आपका 40 अंश का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए होगा क्या कि अगर इस त्रिभुज में मैं देखूं AB और C में, ABC त्रिभुज में देखेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इस वजह से ये वाला कोण जो है 40 है, तो ये वाला जो कोण होगा ये भी 40 अंश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इस त्रिभुज में देखिए A और C और D में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज था। तो ये जब 40 अंश का है तो ये भी हमारा 40 अंश का हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि देखिए इतने का मान 40 है और इतने का मान 40 है, तो टोटल का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे दोनों का जोड़ दीजिए तो 80 हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? डी सी बी, यानी डी सी और बी, इसका मान कितना आ गया? 80 अंश। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 80 अंश इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि इन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो? तो देखिए टोटल जो दो पासों को फेंकने के बाद से संभावनाएं बनेंगी, कुल संभावनाएं वो कितना हो जाएंगी? 6। एक पासे पर 6 संभावनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इन 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है पासे पर ऊपर। और टोटल दो पासे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 6 पर घात n, और n का मान कितना दिया गया? 2 दिया गया, यानी 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 टोटल संभावनाएं हो जाएंगी। और इन 36 संभावनाओं में से वो संभावनाएं क्या होंगी जो कि कम से कम 7 हो? तो देखिए क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए, इसी प्रकार से पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए, इसी प्रकार से पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 4 आ जाए। इसी प्रकार से बहुत सारी संभावनाएं होंगी, और सभी संभावनाओं को अगर कलेक्टिव फॉर्म में देखा जाए तो टोटल 21 संभावनाएं होंगी। ठीक है, प्रायिकता हमसे पूछा गया है, प्रायिकता क्या होता है? तो प्रायिकता होता है अनुकूल संभावनाएं, जिसका मान हमने 21 देखा, बटे कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी है? 36 हैं। अगर इसको हम लोग 3 से काट दें तो 3 सत्ते 21 और 12 तिहाई 36, 7/12, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए कि निम्न आंकड़ों का माध्यक x दिया गया है। माध्यक क्या होता है? जो दी गई सीरीज है इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद से जो बीच का अंक आता है उसे हम लोग माध्यक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 5 है, तो मैंने 5 को लिख दिया। उसके बाद क्या है? 6 है, उसके बाद मैंने 6 को लिख दिया। उसके बाद से देखिए 7 है, तो मैं 7 को लिख दूंगा। उसके बाद से देखिए 8 है, तो 8 को लिख देंगे। उसके बाद से देखिए 9 2 बार है, तो 2 बार मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से 9 के बाद से देखिए 10 नहीं 10 नहीं है, 11 है, तो 11 को मैं एक बार लिख देता हूँ। उसके बाद से देखिए 12 आपको नहीं दिखेगा, तो 12 छोड़ करके 13 दिया गया है, तो 13 को मैं एक बार लिख दूंगा। उसके बाद से देखिए 14 एक बार दिया गया है, तो 14 को मैं एक बार लिख दूंगा। और 15 देखिए 2 बार दिया गया है, एक बार 2 बार। ठीक है, तो 15 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। उसके बाद से देखिए 16 कितनी बार दिया गया है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 16 दिया गया है, तो 15 2 बार था तो 2 बार लिख दिया, और 16 3 बार है, तो 1 2 और 3, 16 3 बार हो गया। उसके बाद से देखिए 17 एक बार है, तो 17 को एक बार लिख देता हूँ। और उसके बाद से देखिए 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है एक बार, तो 23 लिख देता हूँ। उसके बाद से 25 है, तो 25 लिख देता हूँ। और इसके बाद से अंत में 28 है, तो 28 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इनका माध्यक x है। माध्यक यानी कि बीच का अंक। दिए गए में कितने संख्या हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब सम संख्या होती है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद डिवाइडेड बाई 2। n/2 यानी कि टोटल कितना था? 18, 18/2 यानी कि 9वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 14 प्लस 9वां। ये देखिए n/2 यानी 18/2 यानी 9 प्लस 1 यानी 10वां पद, यानी कि 15 हो जाएगा। ये 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा ये हो जाएगा 29/2, यानी कि 14.5 इसका मान आएगा। तो यानी कि ये x का मान हमारा कितना आ गया? 14.5। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि यदि आंकड़ों में 6 को 19, यानी कि 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 6 को कहा जा रहा है कि 19 और 13 को अगर 31 से विस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y हो जाता है। अगर ये 6 की जगह 19 होता तो देखिए क्या सीरीज बनता, ये 6 फिर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, और 19 कहाँ पर होता? यहाँ पर होता। 17 के बाद यहाँ पर 19वां होता। ठीक है, और अगर 13 भी 31 से रिप्लेस हो जाता तो 13 भी यहाँ पर नहीं होता, और 31 कहाँ हो जाता? अंतिम में हो जाता। अब पदों की संख्या 18 ही है, सम ही है, तो अब कौन सा यहाँ पर होता? देखिए y का मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा? n/2वां पद, यानी कि 18/2 यानी 9वां पद। तो पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा चौथा 15, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां क्या हो जाएगा? 15, और 10वां क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका मान आएगा 15.5। अब हमसे क्या बोला जा रहा है?
यक्स और वाई का मान हमने निकाल लिया, 3x माइनस वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 गुणे x का मान कितना हमने निकाला है 14.5 और माइनस वाई का मान कितना है 15.5। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए गुणा करिए, 5 तिहाई 15 हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, माइनस इसमें से 15.5 कर देते हैं। तो ये देखिए दशमलव जीरो हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 28 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 28 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित के शिक्षण में जीन पियाजे के ढांचे को शामिल करने के लिए शिक्षक को सम्मिलित करना चाहिए। तो जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे जितना सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की खोज कर रहे होंगे उतना ही वो चीज़ों को सीखेंगे। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है कक्षा में समूहों में विचार विमर्श करना। तो समूह में विचार विमर्श करना यानी इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि जीन पियाजे हमसे पूछा गया है। दूसरा देखिए केवल आयु विशेष समस्या समाधान करना, केवल वर्ड आ गया, अब आपको इस पर विचार ही नहीं करना, ये हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए समुदायों में योजनाबद्ध भ्रमण, तो यहां पर फिर से समुदाय की बात आ गई है और भ्रमण की बात आ गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष तौर पर अन्वेषण नहीं किया जा रहा, बच्चे स्वयं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया, देखिए वैसे तो ये पॉजिटिव सेंस में है कि भ्रमण करना बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जिसमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेकर के खुद कर रहे होंगे, खुद करके सीख रहे होंगे, वो वाला विकल्प सही होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हस्त कौशल सामग्री से कार्य कराना। अब देखिए यहाँ पर बच्चे जब कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर खुद सक्रिय होकर के पार्टिसिपेट करेंगे, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे अन्वेषण के माध्यम से। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ योजना की विशेषता नहीं है, निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभास करने और उनसे निपटने में मदद करता है। जाहिर सी बात है जो बच्चे का पूर्वाभास है वो बच्चे के पूर्वाभास के बारे में टीचर कैसे जानेगा, जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, तो उसके माध्यम से बच्चों के पूर्वाभास को जाना जा सकता है। तो ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है जब बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे तो एज ए टीचर आपको पता चलेगा कि बच्चे की कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, क्या जरूरतें हैं उनकी, इन जरूरतों के अनुसार आप अपने जो भी शिक्षण विधि है उसको विकसित कर रहे होंगे। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, यह शिक्षण को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित बनाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, जब आप पाठ योजना के अंतर्गत चीज़ों को कर रहे होते हैं तो आपके पास पूरा प्लानिंग है कि किस तरीके से इस संप्रत्यय इस टॉपिक को बच्चे को डिलीवर करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। यानी कि बच्चों के द्वारा कुछ भी अगर समस्या आ रही है तो तत्काल सुधार करने में, तत्काल गलतियों को सुधार करने की बात करता है पाठ योजना। तो ऐसा कुछ भी पाठ योजना में नहीं होता है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है और निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अध्यापक के प्रभावशाली लक्षण है। ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प दिया गया है विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वासी होना। यानी कि गणित विषय एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके विषय वस्तु यानी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे हो, उसमें सक्षम हो और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर मैं जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है उसके बारे में तो मुझे तो जानकारी होनी ही चाहिए कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे प्रभावशाली लक्षण पूछा गया है गणित शिक्षक का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, छात्रों को कार्यविधिक ज्ञान देने में योग्य। कार्यविधिक मतलब कि प्रोसीजरल नॉलेज की बात की जा रही है। तो देखिए यहां पर पहले विकल्प में कहा गया था कि विषय वस्तु में सक्षम, यानी कि उस सब्जेक्ट में आप सक्षम हैं तो जाहिर सी बात है कार्यविधिक ज्ञान भी देने में योग्य होंगे। यानी जो दूसरा विकल्प है ये संकुचित है, और संकुचित होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, और ये पहले से इंक्लूडेड है। क्योंकि आप सक्षम हैं तभी तो सभी कॉन्सेप्ट बच्चों को बता पाएंगे, कार्यविधिक ज्ञान भी दे पाएंगे। यानी पहला जो था वो ब्रॉड सेंस में था, जिसमें दूसरा वाला विकल्प पहले से समाहित है, और दूसरा चूंकि संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कक्षा में उद्दीपन वातावरण को स्थापित करना जो कि अधिगम के लिए अनुकूल है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है?
स्टिमुलस, कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जिसको देख करके बच्चे रिएक्ट कर पाएं। जैसे कि गणित की कक्षा में क्या होता है कि बच्चों से जनरली हम लोग प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर बच्चे ढूंढ करके हमें देते हैं। तो वो क्या है, प्रश्न पूछना या फिर बच्चों में उत्सुकता लाना, कुछ इस प्रकार से स्टिमुलस, कुछ इस प्रकार से प्रेरक चीजों को बच्चों को बताना ताकि वो उत्सुक हो जाए प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो ये दो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, नए गणितीय ज्ञान और प्रभावकारी अध्ययन योजनाओं को लगातार अनुसंधान करना। ये अनुसंधान यानी कि खोज करने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, क्योंकि दोनों बच्चों के सक्रिय भागीदारी के तौर पर देखते हैं और दोनों ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं अनुसंधान, खोज और अन्वेषण के माध्यम से। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4 भी यहां पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, देखिए ए, सी और डी। चलिए, ए, सी, डी किस विकल्प में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ए, सी और डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है गणितीय प्रयोगशालाओं का उपयोग। प्रयोगशाला यहाँ पर लेबोरेटरी का मतलब आप वो मत समझिएगा जो कि साइंस में आप केमिस्ट्री के लैब में जाकर के परख नली में चीज़ों को एसिड और ये सब कर रहे होते हैं। तो ये प्रयोगशाला का मतलब ये नहीं है, बल्कि प्रयोगशाला का मतलब ये है कि आप अपनी कक्षा में रहते हुए किस प्रकार से गणित में प्रयोगों को कर रहे हैं। यानी कि गणित में प्रयोग करने का मतलब कि बच्चों को खुद खोज करने का मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है क्योंकि बच्चे अन्वेषण करके ही चीज़ों को सीखेंगे। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए, गणितीय खेलों और पहेलियों का उपयोग। बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे और पहेलियों के माध्यम से बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होती है, जिसके माध्यम से बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रोग्रेस एक तरीके से अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 भी पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंत मुक्त वृत्तांत प्रश्नों का उपयोग। अगर मैं बच्चों से ये पूछूं कि 2 + 3 बराबर क्या होगा, तो ये सबका उत्तर कॉमन आएगा कि 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसके प्रत्येक बालक अलग अलग उत्तर दे रहे हों, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि दो संख्याएं बताइए जिनका योग 25 है, तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। कोई उत्तर निकालेगा 1 + 24, कोई उत्तर निकालेगा 2 + 23, कोई उत्तर निकालेगा 3 + 22, इस प्रकार से बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। तो ये अंत मुक्त वाले प्रश्न है, इसके माध्यम से बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक तरीके से जोड़ देते हैं अपने माइंड पर। इस वजह से उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा क्योंकि वह खुद खोज कर रहे हैं, खुद अन्वेषण कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, औपचारिक कलन विधि का प्रयोग। यानी कि बिल्कुल जो किताबी भाषा है, जो औपचारिक भाषा है, जो विद्यालय की भाषा है, उस पर जोड़ देने की बात कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है। यानी जो विद्यालय का वातावरण है उसको बाहरी जीवन से जोड़ने की कोशिश करने के लिए कहता है। और बाहरी जीवन में औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक कलन विधि, जैसे कि मान लीजिए बच्चा कभी टॉफी खरीदने दुकान पर गया होगा, दुकानदार से पूछता है कि ये टॉफी कितने की है, दुकानदार बोलता है कि 1 रुपये की। अगर उस बच्चे ने 10 रुपये दिए और 5 रुपये टॉफी लिया, तो वो अपने मन में कैलकुलेशन कर रहा होता है कि 5 टॉफी मैंने लिया है, एक टॉफी 1 रुपये का, यानी 5 रुपया मैंने टोटल खरीदारी की, और 10 रुपया मैंने दिया है तो 5 रुपया घटा करके 5 रुपया मुझे वापस मिलेगा। तो ये औपचारिक विधि नहीं था, अनौपचारिक विधि था। तो इसके माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। और विकल्प क्या कह रहा है कि औपचारिक कलन विधि का उपयोग। तो टीचर को दोनों विधियों का उपयोग करना चाहिए, बच्चे के परिवेश से जोड़ करके चीजों को बताना चाहिए, यानी अनौपचारिक कलन विधि का भी उपयोग करना चाहिए। और यह विकल्प चूंकि संकुचित है, निगेटिव है, इस वजह से निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुपात और समानुपात की कक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक श्रीमान आलोक ने सोचा कि छात्रों की समानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक निदान परीक्षा का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। ध्यान से समझिएगा, एक टीचर है, उन्होंने क्या किया है कि बच्चों को अनुपात और समानुपात पढ़ा दिया है। अब इस टॉपिक में बच्चे को कहां पर दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को पहचानने के लिए, समस्या को पहचानने के लिए वो निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहते हैं। तो दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि अत्यंत प्रासंगिक होगा
कि इस प्रश्न के माध्यम से बच्चों की आ रही समस्याओं के बारे में जाना जा सकता है। चलिए देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे पास चारों विकल्प ऐसे दे दिए गए रहते हैं जिसमें सोचने के लिए आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे दिए गए हैं जो कि डायरेक्टली अनुपात समानुपात चैप्टर से जुड़ा हुआ है, और एक विकल्प ऐसा है जो कि अनुपात समानुपात से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप कौन सा उत्तर देंगे? अनुपात समानुपात वाला तो 3 विकल्प है, और 3 विकल्प हम चुन नहीं सकते, मजबूरी है, एक ही विकल्प चुनना है। तो इस वजह से हमारी मजबूरी हो जाएगी कि वो वाला प्रश्न चुनना जो कि अनुपात समानुपात से नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ये प्रश्न समझ जाते हैं कि ये जो प्रश्न है वो अनुपात समानुपात से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चे के मन में वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है और उसके आधार पर वो चीज़ों को रटे नहीं है बल्कि समझ पा रहे हैं कि हाँ ये अनुपात समानुपात से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चौथा विकल्प दिया गया है 4/6 बराबर x/15, तो x का मान ज्ञात करिए। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/6 समानुपात x/15। तो ये अनुपात समानुपात से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 विकल्प ऐसे दिए गए हैं जो कि डायरेक्टली अनुपात समानुपात से जुड़े हुए हैं, और 3 विकल्प तो आप चुनेंगे नहीं, मजबूरी है कि वो जो अलग है वही हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर ये समझ पाते हैं कि ये चैप्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है ही नहीं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो ये चौथा विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, एक विद्यालय में छात्रों का अध्यापकों से अनुपात 16:1 है। यदि विद्यालय में 1248 छात्र हैं तो अध्यापकों की संख्या क्या होगी? तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी प्रश्न को लिख करके और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x क्या है? अध्यापकों की संख्या है, x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो ये भी अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक विद्यालय में प्रति 8 छात्रों के लिए दूध के 3 डब्बे ऑर्डर किए जाते हैं। 8 छात्रों के लिए कितने ऑर्डर किए जाते हैं? 3। बोला जा रहा है यदि विद्यालय में 624 छात्र हैं, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 624 बताई गई है, तो कुल कितने डिब्बे ऑर्डर करने होंगे? तो यहां पर अगर अनुपात करके x निकाल देता हूं तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी अनुपात समानुपात से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सीता और सोहा एक ही फॉर्म में मक्का बो रही हैं। एक ही खेत में सीता और सोहा मक्का बोती हैं। सीता ने 4 पंक्तियों में और सोहा ने 6 पंक्तियां लगाई। यदि सीता का मक्का 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है तो सोहा का मक्का तैयार होने में कितना समय लगेगा? ये देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जो कि अनुपात समानुपात से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप 4 पंक्तियों में बीज बोइए या फिर 6 पंक्तियों में या फिर 20 पंक्तियों में, एक ही खेत में जब है और सबको समान परिस्थितियां मिल रही हैं तो दोनों का तैयार होने का जो समय है वो समान होगा। यानी कि अगर 4 पंक्ति में सीता बो रही है तो उसका अगर 8 सप्ताह में तैयार हो रहा है, तो सोहा जो कि 6 पंक्ति में बो रही है तो उसका भी 8 ही सप्ताह में तैयार होगा, क्योंकि उसी खेत में उसी वही नेचुरल इन्वायरमेंट उसको भी मिल रहा है। तो ये अनुपात समानुपात से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है प्रश्न, और इसके माध्यम से बच्चों के संप्रत्यय के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझा है या फिर रटे रटाई चीज़ों के माध्यम से इसी प्रकार से समानुपात में जबरदस्ती फिट करके आंसर निकाल रहा है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा बच्चों की समानुपात और अनुपात चैप्टर की समझ को जानने के लिए और उनका निदानात्मक परीक्षण करने के लिए। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई शिक्षक गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अंत मुक्त समस्याओं का प्रयोग करता है तो यह तकनीकी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अंत मुक्त मतलब, जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 2 ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योग 25 हो। तो ये क्या है, बहुत से बच्चे अलग अलग उत्तर निकाल रहे होंगे, कोई 1 + 24 कर रहा होगा, कोई 2 + 23 कर रहा होगा, इसी प्रकार से कई इसके उत्तर हो सकते हैं। तो ये अंत मुक्त वाले प्रश्न है, यानी कि इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलेगा। तो कौन कौन सा इसका विकल्प पॉजिटिव है और कौन कौन सा तकनीकी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा? देखिए, पहला दिया गया सृजनात्मकता, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चे अपने मौलिक विचार से उत्तर निकाल लेंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग आ सकता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? यानी आउट ऑफ बॉक्स सोचना, यानी कि ये भी सृजनात्मक चिंतन से ही जुड़ा हुआ है, यानी ये भी हमारा पॉजिटिव था, उत्तर होगा। तीसरा देखिए, कक्षा में समतापूर्ण अवसर, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, समतापूर्ण यानी कि सबको समान अवसर दिया जा रहा है कि सभी लोग अपना अलग अलग उत्तर निकाल पाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर कक्षा में ये पूछा जाता कि 2 + 3 का मान क्या होगा, तो प्रत्येक बच्चे को पता है और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा वो तुरंत बता देगा कि 5 होगा, तो सभी बच्चों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि 2 संख्याएं बताइए जिसका योग 25 है, तो प्रत्येक बच्चे को अवसर मिला कि सबका उत्तर अलग अलग आएगा। तो प्रत्येक बच्चा सोचने के लिए एक तरीके से मजबूर होगा और प्रत्येक बच्चे को एक तरीके से अवसर दिया जा रहा है, समान अवसर दिया जा रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी पॉजिटिव है, ये भी उत्तर होगा। अपसारी चिंतन चौथे विकल्प में दिया गया, ये उत्तर नहीं होगा। अपसारी चिंतन मतलब कि एक समस्या के एक ही प्रकार के हल की बात की जा रही है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग
थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। और ये तब होता जब इस वाले प्रश्न की बात होती, यानी कि बंद सिरे वाले प्रश्न की बात होती, तो अभिसारी चिंतन उत्तर नहीं होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए ए, बी और सी वाला विकल्प सही है। चलिए अब विकल्पों में ढूंढते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया कि प्रत्येक गणितीय अवधारणा और अधिक गणितीय अवधारणा को उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बच्चे को त्रिभुज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो त्रिभुज के कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही बच्चे त्रिभुज के प्रमेय के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके समान भुजाओं वाले आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या है, त्रिभुज मैंने एक अवधारणा पढ़ाया और उस अवधारणा की वजह से अन्य अवधारणाएं भी जन्म ली उस पर आधारित, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, गणितीय विचार अमूर्त से मूर्त की ओर विकसित होते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, मूर्त से अमूर्त की ओर होते हैं। देखिए कैसे, बच्चे को गणितीय कॉन्सेप्ट संख्याओं का ज्ञान कराने के लिए पहले मूर्त चीज़ों को दिखा करके बच्चे को बताया जाता है, कोई डंडी देकर के, कोई कंकड़ देकर के, कोई पत्थर देकर के, कि देखो ये एक है। या फिर मूर्त अवस्था में बच्चों को ग्रुप में बांट करके, कि पहले एक बच्चा एक ग्रुप में है, दूसरा बच्चा एक ग्रुप में, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इस बच्चे को योग का कॉन्सेप्ट बताने के लिए बोला जाएगा कि आप इस ग्रुप में जाकर के बैठ जाइए। तो ये जब बच्चा यहाँ से हट जाएगा और इस ग्रुप में आकर के बैठ जाएगा, अब बच्चों से बोला जाएगा कि अब काउंट करिए कितने बच्चे हैं, तो पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 1 2 3। तो इस प्रकार से बच्चे मूर्त अवस्था में चीजों को सीख पा रहे हैं और मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। और विकल्प क्या कह रहा है कि अमूर्त से मूर्त की ओर, तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणितीय विचार विशेष से सामान्य की ओर विकसित होती हैं। विशेष से सामान्य कहने का मतलब कि पहले बच्चों को एक तरीके से बिल्कुल उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद सामान्य यानी कि नियम की ओर बताया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब यहां पर देख लीजिए, ये बच्चों को प्रत्यक्ष चीजें दिखाना विशेष ही तो है, और इससे सामान्य की ओर हम लोग जा रहे हैं, यानी गिनती के बारे में जान रहे हैं, नियम के बारे में जान रहे हैं। तो यही हमारा, ये भी हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, ये भी उत्तर होगा। यानी विकल्प क्या बना, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए ऑप्शंस में देखिए, विकल्प नंबर 2 में ए और सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब 1 या 2 अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी के आंकड़ों के परिसर से बाहर हैं। ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए यहां पर एक मैं सीरीज लिख रहा हूं, 2 3 5 7 8 9 10, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों में से अत्यधिक बड़े और अत्यधिक छोटे मानों को अगर निकाल दिया जाए तो अब इसमें कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में अंतर पड़ेगा। पहला देखिए, दिया गया है माध्यिका, तो अगर 2 को निकाल दिया जाए और 10 को निकाल दिया जाए तो इसका माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। देखिए अगर 2 और 10 पहले से है तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चौथा वाला टर्म हमारा हो जाएगा ये वाला 7। और अगर इसको निकाल दिया जाए तब कौन सा होगा, देखिए अब कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 यानी 6/2 यानी तीसरा पद। तो देखिए 1 2 3 तीसरा पद, अभी भी माध्यिका वहीं आ रही है, यानी कि माध्यिका में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा देखिए, बहुलक बोला जा रहा है। बहुलक यानी कि वो टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न में आपके ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि बाकी के आंकड़ों के परिसर से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि ऐसे डिजिट्स को बाहर करने की बात की जा रही है जो कि एक ही बार रिपीट हुआ है, यानी एक ही बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो बहुलक तो होगा नहीं, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, बारंबारता भी नहीं होगा। बारंबारता का मतलब भी होता है फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो टर्म आया हुआ है। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 2 की, तो माध्य इसका सही जवाब होगा। कैसे, देखिए अगर इसका मान निकाला जाए माध्य का, तो अगर जब मैं 2 और 10 को नहीं हटाता हूं, यानी कि ये सीरीज में है, तब इसका माध्य क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 5 5 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 और 9 34, 34 और 10 44, और टोटल कितने हैं, 7 हैं। 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 2 बचा, और उसके बाद से लगभग 7 3 21, लगभग 6.3 आएगा। अब 2 और 10 को मैं हटा दे रहा हूं, तो अब माध्य क्या बनेगा, देखिए 3 5 8 8 7 15, 15 8 23, 23 और 9 32, 32 और 10 42 हो जाएगा।
माफ़ कीजिएगा 10 वाले को तो लेना नहीं है, यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 का अब देखिए 32 और टोटल टर्म कितने बचेंगे 5 बचेंगे। इसका जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 छक्का 30 और उसके बाद से देखिए क्या बचेगा 5 छक्का 30 और 2 बचा 5 चौके 20 6.4 बचेगा होगा और पहले कितना था 6.3 था। तो अब क्या परिवर्तन हुआ ना, तो वहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में प्रभावित होगा या फिर परिवर्तन होगा। तो माध्य इसका परिवर्तित हो जाएगा, प्रभावित होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक मिडिल विद्यालय की गणित की शिक्षिका ने अपने ज्यामिति कक्षा में निम्न नीतियों का उपयोग किया। पहला देखिए क्या कहा जा रहा है कि विविध कोणों को मापने के लिए वेज यानी कि पचड़ों के समूह का उपयोग जो कि लगभग 15 डिग्री के हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई भी एंगल है तो उसको नापने के लिए एक 15 डिग्री का कोई एंगल है उसी से नापा जा रहा है, यानी कि ये मानक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेज की बात की गई, पच्चड़ की बात की गई, तो कोई ये मानक थोड़ी होता है। तो ये विकल्प देखिए सभी विकल्पों को देखिए और क्या पूछा जा रहा है। दूसरा दिया गया है कि विभिन्न कोणों के कटे हुए टुकड़ों को आच्छादित कर समान माप वाले कोणों को ज्ञात करना, यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कोई कागज इस शेप में कटा हुआ है और बच्चे को पता है कि ये मान लीजिए 30 अंश का है, तो कोई दूसरी आकृति पर इसी कोण को रख करके, इस कागज को रख करके अगर ये पूरी तरीके से उसको ओवरलैप कर जाता है, आच्छादित कर जाता है, तो यानी इस कागज का भी माप कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये मानक नहीं है। मानक तब होता जब चांद और प्रकार की मदद से वह कोण को ज्ञात कर रहा होता, तो ये भी मानक नहीं है। तीसरा देखिए, एक सीधे रेखाखंड को नापने के लिए अलग अलग लंबाई और वाली पेंसिलों का उपयोग करना। एक रेखा है, इसकी लंबाई नापने के लिए बच्चे के पास 2-3 छोटे छोटे पेंसिल होंगे, कुछ किसी का लंबा इतना होगा, कोई लंबा पेंसिल होगा, कोई बिल्कुल छोटा पेंसिल होगा, तो इनसे नापने की बात की जा रही है। तो ये भी कोई मानक थोड़ी है। अगर इंच पटरी से नापा जाता तो वो मानक होता, स्केल से नापा जाता तो वो मानक होता, यानी ये भी मानक नहीं है। यानी तीनों विकल्पों में आप देखेंगे तो मापन तो हो रहा है, लेकिन मानक जो इसका मात्रक होता है उससे नहीं नापा जा रहा है। ठीक है, और प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त शैक्षिक विधि का केंद्र क्या है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है बहुभुजों के कोणों के योग के गुण को पढ़ाना। तो यहाँ पर योग नहीं बताया जा रहा, कोण का योग नहीं बताया जा रहा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कोणों की माप का असंख्यात्मक तुलना, असंख्यात्मक तुलना की बात की जा रही है, मतलब कि जो 15 अंश का कोण था, 15 अंश का कोण था, उससे भी तो नापा जा रहा है। तो 15 क्या है, यहाँ संख्या ही तो है, तो और यहाँ पर असंख्यात्मक कहा जा रहा है, तो ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, रेखाएं और रेखाखंडों की अवधारणाओं का परिचय देना। तो केवल रेखाखंड की बात नहीं की गई थी, कोण की भी बात की गई थी, और ये विकल्प केवल रेखा और रेखाखंड तक ही सीमित है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विकल्प नंबर 4 देखिए, अमानक यानी कि जो मानक नहीं है, इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप कराना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि तीनों यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिए गए थे या फिर जो भी विकल्प दिए गए थे, जो भी ऑप्शंस दिए गए थे, तीनों अमानक यानी कि गैर मानक इकाइयों की बात की गई थी। ठीक है, जो कि मानक नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक विद्यालयों के गणित कक्षा में अधिगम के लिए क्रियाकलाप एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि। तो क्रियाकलाप के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प की बात करेंगे, कहा जा रहा है कि क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन और परिकलन प्रवाह के विकास को विकसित करता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे क्रियाकलाप करने में व्यस्त रहते हैं तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें विकसित होती है। साथ ही साथ जिस स्टेप्स के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करना है वो स्टेप्स वो डेवलप कर पाते हैं अपने माइंड में। ठीक है, इसी की बात का विकल्प नंबर 1 कह रहा है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्रियाकलाप छात्रों को अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक साधन है। जाहिर सी बात है, बच्चे जो भी गतिविधि कक्षा में कर रहे हैं उसी में बच्चों की सतत मूल्यांकन की बात एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है उसमें टीचर एज ए टीचर आप उसका मूल्यांकन करेंगे, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, क्रियाकलाप शिक्षक को पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने में सहायता करता है। तो क्रियाकलाप कोई भी रोल अदा नहीं करता है सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करने के सेंस में, तो ये निगेटिव सेंस में था, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और इसका कोई तुक भी नहीं बनता है कि समय से पूर्ण किया जाना है सिलेबस, इसलिए क्रियाकलाप कराया जा रहा है। क्रियाकलाप इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों की समझ विकसित हो सके, बच्चे स्वयं अन्वेषण के माध्यम से स्वयं एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के चीज़ों को समझ पाए, ना कि सिलेबस को पूर्ण करने के लिए कराया जाता है। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, समय सारणी के बहुत सारे खाली कलांशों का उपयोग क्रियाकलाप के लिए किया जा सकता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्रियाकलाप बच्चे को जो
पीरियड एक तरीके से पढ़ाने का समय है उसी में कराना चाहिए, क्योंकि क्रियाकलाप के ही माध्यम से बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेकर के अपने ज्ञान अन्वेषण के माध्यम से खोज कर रहे होंगे। तो ये कहना कि अगर टाइम पीरियड खाली होगा तभी क्रियाकलाप कराया जाएगा, और मान लीजिए टाइम पीरियड खाली नहीं है तो क्या क्रियाकलाप नहीं कराया जाएगा, ये विकल्प निगेटिव था, संकुचित था, इस वजह से ये उत्तर हमारा नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में देखिए केवल ए और बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर 2 में ए और बी दिया गया है, विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो पूछा जा रहा है कि इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे समतल दर्पण में, दो समतल दर्पणों के बीच में, उनके लिए सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या, यानी n बराबर जो होता है वो 360 डिवाइडेड बाई थीटा, जहां पर थीटा कोण है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 360 और थीटा का मान कितना दिया गया, जब ये दोनों समानांतर हैं यानी कि बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इनके बीच में कोण कितना है, 0 अंश का होगा, तो थीटा की जगह मैं 0 रख देता हूं, इसका मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 अनंत यानी कि असीम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक परखनली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की गई है यानी कि HCl है, ठीक है, और इसमें एक तांबे का टुकड़ा, तांबा यानी कि कॉपर की बात की जा रही है, तो इनका क्या रिएक्शन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कॉपर होता है यानी कि तांबा होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में कम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको जो कॉपर है वो विस्थापित नहीं कर पाता, और इसकी वजह से कोई भी प्रक्रिया, कोई भी अभिक्रिया या फिर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर एक पात्र का क्षय होकर के यह बनता है। तो वर्षा ऋतु यानी कि किसकी बात की जा रही है, कॉपर का बेसिकली H2O से अभिक्रिया करने की बात की जा रही है। तो यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है यानी कि CeUO। अब दिए गए विकल्प में देखिए कॉपर ऑक्साइड कहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, और यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, हमारा उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है वर्षा ऋतु में, इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो वो क्षार करता है, जो क्षारीय पदार्थ होंगे वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यानी बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में कौन कौन से क्षार हैं। तो देखिए जो चीज़ खाने में आपको खट्टा लगती है वो अम्ल होता है। देखिए सिरका आपको खट्टा लगता है तो ये अम्ल होगा, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। नींबू का रस भी खट्टा लगता है तो ये भी अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल की प्रॉपर्टी होती है कि अधिकांश जो भी चीज़ें खट्टी लगती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। और जो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है वो थोड़ा खाने में मतलब उनका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी कोई विरंजक और बेकिंग सोडा ये क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ए और डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं, यानी कि जो एक तरीके से आग की ज्वाला के साथ जलते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपूर तो आग की ज्वाला के साथ जलता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए दूसरे विकल्प में तो कपूर भी दिया गया है और कोयला भी दिया गया है। तो कोयला जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, कोयला को आप देखेंगे तो नीचे आग रहता है और पूरा ज्वाला के साथ नहीं जलता है, इस वजह से कोयला हमारा उत्तर नहीं था, ये गलत हो गया। यहाँ पर देख लीजिए कोयला दिया गया तो ये भी उत्तर नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए चारकोल दिया गया है, तो चारकोल डायरेक्टली आप ज्वाला के साथ जलते हुए नहीं देखेंगे, और मिट्टी का तेल भी ज्वाला के साथ डायरेक्टली नहीं जलता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें मैग्नीशियम की तो ये ज्वाला के साथ जलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। पॉजिटिव सेंस में से पूछा गया है, पहला विकल्प दिया गया कि यह केवल जंतुओं में संभव है। तो क्लोनिंग केवल जंतुओं में संभव नहीं है बल्कि मनुष्यों में भी होता है, इस वजह से ये विकल्प हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि केवल जंतुओं में संभव है। देखिए पहले जान लेते हैं क्लोनिंग होता है क्या। तो बेसिकली क्लोनिंग द्वारा किसी कोशिका कोई अन्य जीवित हिस्सा या एक संपूर्ण जीव के शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण होता है। सबसे पहले 1996 में इस तकनीक का प्रयोग करके डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, ठीक है। और पहला विकल्प गलत हो गया, केवल जंतुओं की बात कर रहा था। दूसरा देखिए इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपि
उपकरण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। बहुसंख्या यानी मल्टीपल्स की बात की जा रही है। तो ये किसी का क्लोन बनाएंगे तो एक ही तो क्लोन बनेगा, बहुत ज्यादा संख्या में थोड़ी बनेगा। तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा, यानी कि केवल बी वाला विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, केवल बी इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, उबलते जल से आधी भरी और कसकर बंद की गई प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है, और इसका कारण दिया गया है, बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से कुछ प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बोतल है और इसमें उबलता हुआ पानी डाला गया है, आधा तक केवल भरा हुआ है, यानी कि आधा जो ऊपर है उसमें एयर भरा होगा। अब जब ये पानी गर्म है, उबलता पानी है, तो जाहिर सी बात है बोतल का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, और बोतल में जो पहले से हवा थी, जब वो हवा गर्म होकर के वहाँ से हट जाएगी, यानी कि वहाँ पर एयर का दबाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायु जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प भी सही है क्योंकि प्लास्टिक टूट जाएगी कुछ समय के बाद, और दूसरा विकल्प भी सही है कि बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, यानी कि बोतल वहां पर क्यों टूटी? बोतल इस वजह से टूटी क्योंकि यहां पर एयर का प्रेशर कम हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गलत कथन को चुनिए। पहला दिया गया, गर्म किए गए चुंबक अपने गुण धर्म खो देते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, चुंबक के साथ ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर मान लीजिए इसका साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है, तो जो समान ध्रुव हैं, देखिए यहाँ पर भी साउथ और यहाँ पर भी साउथ बिल्कुल समान वाले एक साथ लाएंगे तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, यानी धक्का देंगे, ठीक है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, निकिल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, तो ये विकल्प गलत है, इस वजह से ये हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था। विकल्प नंबर 4 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि इसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को किसी काले या फिर अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, यहां पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है और इसका जो आधा भाग है, ये मान लीजिए ऊपरी भाग, इसको काले रंग से काले कागज से या फिर अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जाकर के रेज इस प्रकार से परावर्तित होती हैं और यहाँ से ये किरणें जाती हैं और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है उल्टा, ठीक है। लेकिन अगर आधे भाग को ढक दिया गया, मतलब आधा अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया, फिर भी इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे कि आप अगर आप ग्लासेस पहनते होंगे, चश्मा पहनते होंगे उत्तल लेंस वाला, तो आप अपने लेंस को जो 2 लेंस होते हैं, एक लेंस को आप आधा ढक दीजिए, फिर भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। यही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, जो बिंब है उसका प्रतिबिंब अभी भी दिखाई देगा, लेकिन वो उसकी तीव्रता जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम चाल से गति कर सकती है, 372 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा और 45 मिनट में तय करती है। इस कार की अधिकतम और औसत चाल में कितना अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पर पहले औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल कितना समय लगा? 7 घंटा और 45 मिनट। 45 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4 घंटा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 3 31/4 हो जाएगा, 31/4, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पर हो जाएगा और हमारा क्या मान आएगा? 372 × 4 डिवाइडेड बाई 31। 31 से अगर हम लोग काटे तो 31 एकम 31 और 6 बचा 62 हो जाएगा। 31 दूनी 62, यानी 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि इसकी औसत चाल 48 आएगी और इसका जो अधिकतम चाल है वो हमको 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, तो 120 में से 48 जब घटाएंगे तो देखिए 20 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा यानी कि 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया, ठीक है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, सही बात है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि एक बार बड़े तीव्रता की भूकंप आती है, उसके बाद 2-3 बार और पृथ्वी या फिर जमीन हिलने जैसा आपको प्रतीत होता है। तो ये क्या है? एक बड़े भूकंप के बाद छोटे भूकंप ये प्रतीत होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, अधिकतम भूकंप जो है वो विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। तो 3 की तीव्रता वाला जो भूकंप है वो बहुत तीव्र नहीं माना जाता है और ये सुनामी को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। इस वजह से ये गलत था, और ये चूंकि गलत है और गलत के सेंस में ही हमसे पूछा गया था, नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तुएं ए, बी और सी को एक द्रव में डाला गया। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इनमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावन बल के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि उत्प्लावन बल जिसके आधार पर आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है, वो बल कौन सा होता है? तो किसी भी द्रव में अगर कोई वस्तु को हम लोग डाल देते हैं तो वस्तु या तो पूरी तरीके से डूब जाती है, या तो आधा डूबती है, और या तो पूरा तैरती रहती है। तो कोई ना कोई नीचे से फोर्स जरूर लग रहा होगा जो कि वस्तु को डूबने से रोक रही है। इसी लगने वाले फोर्स को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रही है पानी में और उसको तैरने दे रही है, वही बल उत्प्लावन बल होगा। अब देखिए, हमसे बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में, यानी उत्प्लावन बल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे कम पहले लगेगा, उसके बाद उससे ज्यादा और अंत में सबसे ज्यादा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। चलिए एक बार और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, उत्प्लावन बल सबसे कम किस में लगेगा? जो वस्तु पूरी तरीके से जल में डूब गई है उसमें उत्प्लावन बल सबसे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर उत्प्लावन बल उसमें ज्यादा लग रहा होता तो वो वस्तु तैर रही होती, लेकिन उत्प्लावन बल कम था, तभी तो वस्तु पानी में पूरी तरीके से डूब गई है। तो यहां पर देख लीजिए, पहला विकल्प कहा जा रहा है कि ए पूर्णतः द्रवमग्न है, यानी कि ए जो है तो ये ए हो गया, ए पूरी तरीके से पानी में डूब गया, तो इसमें जो उत्प्लावन बल है वो सबसे कम होगा, इसमें उत्प्लावन बल सबसे कम होगा। तो पहले मैं ए लिख रहा हूं क्योंकि सबसे कम इसमें कंफर्म हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद से देखिए, इससे बड़ा वाला कौन सा होगा? दूसरा दिया गया है कि बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर है और बी तैर रही है। मान लीजिए बी का कंडीशन क्या हुआ है, यहां पर ये पूरा जल है, तो यहां पर बी क्या है कि 1/4 भाग द्रव के भीतर है, यानी कि ये मान लीजिए बी वस्तु है, तो ये बी हो गई। इसका इतना ही भाग केवल जल के अंदर है 1/4, बाकी का 3/4 भाग, ये जो 3/4 भाग है वो जल के बाहर है, यानी कि इस पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो सबसे ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि 3/4 भाग इसका जल से बाहर है। और तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि सी के आयतन का 1/2 भाग जल के भीतर है। तो सी का कंडीशन क्या बनेगा? मान लीजिए ये जल था, तो इसमें जो सी है वो आधा पूरा डूबा हुआ है, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए इतना भाग डूबा हुआ है, यानी कि इसमें जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो इस वाले से, यानी कि बी वाले से कम लग रहा होगा, तभी तो इसमें ज़्यादा आधा भाग डूब गया है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किस पर लगा? सबसे ज़्यादा इस वाले पर लगा था, क्योंकि 3/4 भाग ऊपर था, यानी बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उससे कम किसका हो जाएगा? उससे कम सी का हो जाएगा। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना? दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से प्रेशर कुकर होता है, तो यहाँ पर जो हैंडल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसे ही बैकेलाइट बोला जाता है। जो पदार्थ का प्रयोग किया गया उसे बैकेलाइट बोला जाता है। तो ये ब्लैक कलर का पदार्थ क्यों यूज किया जाता है? ताकि हमारे हाथ ना जले। कुकर जब गर्म होगा तो जाहिर सी बात है ये भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, लेकिन ये जो ब्लैक वाला बैकेलाइट पदार्थ होता है वो उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, जिसकी वजह से ये उष्मा का ट्रांसफर नहीं होने देता और हमारे हाथ नहीं जलते हैं। यानी कि क्या कारण है? क्योंकि यह उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जो विटामिन उपचायक रोधी है वे हैं। उपचायक रोधी को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो वे पदार्थ या फिर वे यौगिक या फिर वे विटामिन जो अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थ में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीकरण
और यहाँ पर चूंकि हमारे अंदर बॉडी की बात है, तो बॉडी के अंदर जो हमारा ऑक्सीकरण होता है, जिसके वजह से हम लोग सांस लेते हैं, उसकी अभिक्रिया का विरोध करता है, यानी उसे अपोज करता है। तो ये कौन कौन से विटामिन होते हैं? ये ए, सी और ई होते हैं। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न सारणी 3 कोशिकाओं ए, बी, सी में कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति को दर्शाती है। ए, बी और सी की पहचान करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, 3 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर दी गई हैं, ए, बी और सी। इन तीनों में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित हैं या फिर उपस्थित नहीं है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इस जानकारी के आधार पर हमें यह बताना है कि कौन सा जंतु कोशिका है और कौन सा पादप कोशिका है। तो मेनली जो डिफरेंस होता है वो कोशिका भित्ति का होता है। जो वनस्पति कोशिका होता है, यानी जो पादप कोशिका होता है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु का कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ए में कोशिका भित्ति पाई जा रही है और सी में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ए और सी जो कोशिका है वो किसकी होगी? वो वनस्पति यानी पादप की कोशिका भित्ति है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति है। लेकिन अगर बात करें बी की, तो इसमें कोशिका भित्ति अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। इस वजह से ये कंफर्म हो गया कि जो बी है वो जंतु की कोशिका है। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ए पादप कोशिका है और सी पादप कोशिका और बी जीव कोशिका यानी जंतु कोशिका, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है कि खसरा जीवाणुओं से होता है, तो ये विकल्प गलत है। जो खसरा है वो बेसिकली पैरामाइक्सो वायरस परिवार का एक वायरस संक्रमण के कारण होता है, तो ये वायरस की वजह से होता है। और विकल्प में क्या कहा जा रहा है? विकल्प में जीवाणु कहा जा रहा है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरे विकल्प की बात करेंगे। दूसरा विकल्प दिया गया है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। तीसरा देखिए, टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है, तो जो कुष्ठ रोग होता है वो विषाणुओं से नहीं होता, बल्कि यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। किससे होता है? जीवाणु के कारण। तो ये विकल्प भी गलत हो गया, क्योंकि विषाणु दिया गया था। ठीक है, यानी कि केवल बी और सी वाला हमारा उत्तर सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है, तो ये विकल्प गलत है। दूसरा दिया गया है, मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि S2 सही है और S1 गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। और दूसरा दिया गया है, रात में पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं। ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है, और चूंकि इनके रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं, इस वजह से ये रात में अच्छी तरीके से देख सकते हैं और दिन में नहीं देख सकते, यानी दोनों सही है। और जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर पॉजिटिव है और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है। देखिए, बादाम की अगर बात करें तो बादाम में बेसिकली फाइबर, प्रोटीन और विटामिन ई होता है, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में बेसिकली प्रोटीन होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है मटर, तो मटर में बेसिकली विटामिन ए, B1, B6 और C और K पाया जाता है, इसलिए विटामिन का पावर हाउस भी मटर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मक्का कार्बोहाइड्रेट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया है, सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल बेसिकली टेम्परेचर से प्रभावित होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वायुमंडल है, वातावरण है, यहाँ पर अगर ठंडा मौसम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वायु भारी होती है ठंडे की वजह से, इस वजह से यहाँ पर वायु का घनत्व ज़्यादा होगा। और जैसे ही वायु का यहाँ पर वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा सूर्य की उपस्थिति के कारण, तो इस वजह से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने का मतलब कि जो उसके अणु हैं वो दूर दूर चले जाएंगे और इस वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लेकिन इनमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि यह देखना, चखना, छूना, सुनना, सूंघना सम्मिलित करता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो ये सभी प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वह यह बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो ये सब चीज़ें कर करके हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, प्रयोग करके हम बताते हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि कोई रसायन हमें दिया गया, कोई साल्ट दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग प्रयोग के माध्यम से केमिस्ट्री में ये सभी चीज़ें करते हैं कि आखिर ये इसके प्राथमिक आंकड़े क्या हो सकते हैं, यानी कि ये कौन सा पदार्थ हो सकता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है। देखिए, जो नेचुरल फिनोमिना होता है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है। तो अवलोकन प्रत्येक बच्चा अपने स्तर पर कर रहा होगा और प्रत्येक स्तर पर वह चीज़ों के अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच रहा होगा। हो सकता है कि कोई बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचा और हो सकता है कि कोई गलत डायरेक्शन में गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया। तो ये कहना कि निष्पक्ष और बिल्कुल सच्चाई देता है, ये विकल्प थोड़ा संकुचित है, और संकुचित होने की वजह से, थोड़ा निगेटिव होने की वजह से, चूंकि प्रश्न में निगेटिव ही पूछा गया था, इस वजह से यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है? तो यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता। तो यहाँ पर वैज्ञानिक तथ्य सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक किस प्रकार से तथ्यों को खोजते हैं अपने ज्ञान की निर्माण करने के लिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सक्रिय भागीदारी के तौर पर निर्माण करते हैं। यानी कि किस तरीके से वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके तथ्यों को सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तथ्य की बात कर रहा था, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि बच्चा प्राइमरी लेवल में है तो भी चीज़ों को खुद खोज करके, खुद सक्रिय रूप से भागीदारी दिखा करके अपने ज्ञान की रचना कर रहा होगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता। जहां पर भी रटना, याद करना जैसे शब्द आ गए, वो एनसीएफ 2005 इसको निगेटिव मानता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की रचना करनी है, ना कि रटना है। ठीक है। चौथा देखिए, महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद कर पाने की क्षमता। तो हमको सिर्फ उनके योगदान को याद थोड़ी करना है, अपने अंदर भी उनके उन गुणों को लाना है कि किस प्रकार से लोग चीज़ों को खोजते हैं, लोग किस तरीके से चीज़ों के बारे में नई नई जानकारियां अन्वेषण के माध्यम से खोजते हैं। तो ये भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। यानी कि किस प्रकार से अन्वेषण साइंटिस्ट्स के द्वारा किया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी होने का मतलब यह है कि जो भी कोई साइंटिस्ट कोई खोज किया है और उससे आगे का कोई खोज नहीं हुआ है, तब तक उसी खोज पर लोग निर्भर रहते हैं और उसे सच मानते हैं। लेकिन बाद में आकर के कोई साइंटिस्ट अगर उससे आगे कोई प्रोसेस बता दे या फिर उससे रिलेटेड कोई नई सूचना दे दे और तथ्यों के आधार पर, तब हम लोग उसको बदल करके नई सूचना पर आश्रित हो जाते हैं और नई सूचना को सही मानने लगते हैं। यानी कि क्या है, साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार खोज कर रहे हैं और जो भी चीज़ें भविष्य में आती जाएंगी वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करता जाएगा। यही तो कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक जो खोज होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो खोज हो रहे हैं उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन लगातार चेंज होते रहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना है। पहला विकल्प दिया गया है कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है और सारहीन है। तो ये विकल्प गलत है। जब तक कोई नया नहीं खोज हो जाता है तब तक उसी पर निर्भरता होती है, उसी को हम लोग सही मान करके चलते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो विश्वसनीय नहीं है, तो ये भी गलत है, उत्तर नहीं होगा संकुचित होने की वजह से। चौथा देखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर शाश्वत और अटल है। अब ये कहा जा रहा है कि किसी साइंटिस्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया तो वो बिल्कुल अटल हो गया, तो ये ऐसा नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा नाभिक के खोज के बारे में कई इस प्रकार के और परमाणु की संरचना के बारे में कई थियरीज कई साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हैं, लेकिन जो लेटेस्ट साइंटिस्ट के द्वारा जो थियरी दी गई है, जो सबसे सटीक होती है, उसे हम लोग सही मानते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि जो पहले के साइंटिस्ट के द्वारा जो थियरीज दी गई हैं वो गलत है। वो उस समय के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही थी, लेकिन चूंकि
भविष्य में इस प्रकार की संभावनाएं बनी रहती हैं कि नई नई इन्फॉर्मेशन खोज के माध्यम से प्रकाश में आएंगी। इस वजह से अब वो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन कम महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो बिल्कुल एक तरीके से गलत था या फिर जो आज बताया गया वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है और इसके बाद से कोई चेंज नहीं होगा। तो ये भी विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए कि विद्यमान वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। यानी कि अगर कोई सबूत के साथ कोई नया इंफॉर्मेशन लाता है और उसके पहले के इंफॉर्मेशन को गलत बताता है तो जाहिर सी बात है उसमें संशोधन किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन में, उस थियरी में संशोधन किया जाएगा। यही विकल्प 3 सही से डिफाइन कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा कि थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। निम्न में से कौन सा पहलू शिक्षक के उपरोक्त कथन पर में अधिक बल दे रहा है? ध्यान से समझिएगा। शिक्षक ने बताया कि प्रकाश के तंतु के निर्माण में हजारों बार प्रयोग किए गए। तो ये क्या कहा जा रहा है? ये अपने अनुभव को, जो उस समय थॉमस एडिसन का अनुभव था, वो अपने अनुभव को सिद्ध कर रहे थे। यानी कि वो जो महसूस कर पा रहे थे कि ये ऐसे साइंटिफिक बल्ब का आविष्कार हो सकता है और तंतु का निर्माण करना चाह रहे थे, वो कई बार उन्होंने प्रयोग किया और जब उन्हें उनका अनुभव उन्होंने सिद्ध कर दिया, उसी प्रकृति को ये दिखा रहा है। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित यानी मन में बैठाना कर सकता है इसके सिवाय यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से की बात करें, विद्यार्थियों छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना। तो जितने भी तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराया जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चे कुछ नया सीखेंगे। ये पॉजिटिव सेंस में है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। विज्ञान की प्रकृति यानी कि चीज़ों को खोजने की प्रकृति, अन्वेषण की प्रकृति, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करने की प्रकृति, इसको अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाने की बात की जा रही है। ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि इतिहास में जो वैज्ञानिक हो चुके हैं, जो इतिहास में वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस प्रकार से प्रेरणा ली और किस प्रकार से अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, अपने स्वयं सिद्धि के लिए चीज़ों की खोज की और विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए। इन पहलुओं से बच्चों को जब अवगत कराया जाएगा तो बच्चे भी इसमें उत्सुकता लेंगे चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय उन्हें प्रस्तुत करें। यानी कि सिर्फ रटने की बात की जा रही है और रिकॉल की बात की जा रही है कि जब जरूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन आप उगल दीजिए एज इट इज। तो रटना, याद करना, रिकॉल करना, ये सभी वर्ड निगेटिव सेंस में है एनसीएफ 2005 के अनुसार। इस वजह से ये विकल्प चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे को अधिगम में कहाँ पर समस्या आ रही है उस समस्या का पता लगाया जाता है। उसके बाद से समस्या पता चल जाने के बाद से उस समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाया जाता है, रेमेडियल टीचिंग जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है वो हमें ध्यान देना है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना। तो यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न से ये संबंधित नहीं है, बच्चों की समस्याओं से संबंधित है और उनकी समस्याओं को दूर करने से संबंधित है। और यहाँ पर विकल्प परीक्षा की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन, यानी कि सिलेबस खत्म करने की बात की जा रही है। सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चों की पर्टिकुलर किसी चैप्टर या फिर पर्टिकुलर किसी संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट में आ रही समस्या को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। ये उससे संबंधित है, सिलेबस से संबंधित नहीं है, सिलेबस के कंप्लीट करने से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश। तो यहाँ पर सामूहिक गतिविधि नहीं होती है, इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो हो सकता है कि 40 बच्चे को समझ में आ गया हो, केवल 10 बच्चे ऐसे हो जिसको कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो। तो उन 10 बच्चों के इंडिविजुअल स्तर पर जाकर के उनको चीज़ों को समझाने के संदर्भ में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी कि प्रत्येक बच्चे से जुड़ा हुआ है, ये प्रत्येक बच्चे के समझ के से जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये सामूहिक गतिविधियों की बात कर रहा था, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए प्रगति की व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल बात की जा रही है कि प्रत्येक जो छात्र है उसको समझ में आना चाहिए, दर पर ध्यान देना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर लिखा है।
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता करेगी? ध्यान से समझिएगा। एक टीचर है रीना नाम की, उन्हें ये लगता है कि कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो उनमें से अधिकांश बच्चों ने किसी प्रश्न का गलत उत्तर लिखा है। तो इससे तो ये क्लियर है कि अधिकांश बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, यानी 50 बच्चे में से अगर 40 बच्चे उसका उत्तर गलत लिख रहे हैं, यानी कि अधिकांश जो बच्चे हैं उनको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया है। इसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने के लिए सहायता करेगी? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने और अच्छी तरह से याद करने हेतु प्रेरित करें। यहाँ पर याद करना निगेटिव सेंस में पूरे विकल्प को निगेटिव कर दे रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था कर अभिभावकों से शिक्षार्थियों की अगले परख की तैयारी अच्छी तरह से करने को प्रेरित करने के लिए कहें। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? यहाँ पर आप कक्षा में कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप अभिभावक को थोड़ी कहेंगे कि आप बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के लिए तैयार करिए। आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप पढ़ाइए। एज ए टीचर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी पड़ेगी। तो ये विकल्प अभिभावक को शामिल करने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अब अवधारणा को फिर से पढ़ाएं। तो यहाँ पर उस टॉपिक को फिर से पढ़ाने की बात की जा रही है, ये विकल्प पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर मैं फिर भी स्टार लगा रहा हूँ। एक बार चौथे विकल्प को देख लेते हैं। चौथा विकल्प क्या कहा जा रहा है? चौथा विकल्प ये कहा जा रहा है कि अवधारणाएं रिक्त यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल गैप की बात की जा रही है, जो कॉन्सेप्चुअल गैप है उसको खोज करके अनुरूप अवधारणा को शिक्षण करें। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, यहाँ पर भी पुनः शिक्षण की बात है और यहाँ पर भी पुनः शिक्षण की बात है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि पुनः शिक्षण जो विकल्प नंबर 3 था ये संकुचित है, केवल पुनः शिक्षण की बात कर रहा था, जो कि पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड है। तो चूंकि यहाँ पर तीसरा विकल्प अब संकुचित हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। और चौथा विकल्प ब्रॉड सेंस में, और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कैसे? देखिए, कहा जा रहा है कि अवधारणात्मक रिक्तियाँ, यानी कि जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल गैप है, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जहाँ पर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट गैप को खोज करके और उसके अनुरूप अवधारणा को शिक्षण करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर न्यूटन के 3 नियम हैं, तो बच्चा अगर पर्टिकुलर आपने पेपर में पूछा कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है और आपने बच्चों ने गलत लिख दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चों को प्रथम नियम नहीं पता है। या भी ये भी तो हो सकता है कि दूसरा और तीसरा नियम आपने परीक्षा में पूछा ही नहीं, हो सकता है कि बच्चे को वो भी ना पता हो, वो भी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर बच्चों में कॉन्सेप्चुअल गैप है, कहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आया है, उस कॉन्सेप्ट को खोज करके और उसके बाद पुनः शिक्षण करना चाहिए। और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इस वजह से विकल्प नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, भ्रांत अवधारणा यानी कि मिस कॉन्सेप्ट को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। असंगत घटना मतलब कि उसके प्रतिकूल घटना। अब मान लीजिए बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट के प्रति गलत यानी कि मिस कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो वो जो भी इमेज अपने मन में बना रखा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उस कॉन्सेप्ट से संबंधित अपने मन में रख रखा है, उससे असंगत घटनाओं की बात कर रहा है, यानी उसके प्रतिकूल करने की बात कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना, यानी कि जो मिस कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है, जो गलत अवधारणा बना लिया है, उससे अलग हट के ही तो बच्चे को बताएंगे कि आप उससे संगत थोड़ी बताएंगे। जो गलत अवधारणा है उससे अलग ही तो बताएंगे, यानी जो सही होगा वही तो बताएंगे। यही बोला जा रहा है कि जो बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट है उससे असंगत घटनाओं का प्रदर्शन करना सहायता करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि असंगत घटनाएं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती है। जाहिर सी बात है, अब बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के गलत अवधारणा मन में बना लिया है, तो जब आप सही तरीके से यानी कि उसके प्रतिकूल यानी कि उसके माइंड में जो इमेज है उस थियरी को लेकर के, उस थियरी के प्रतिकूल अगर सही से इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें संज्ञानात्मक द्वंद्व उत्पन्न होगा और इसकी वजह से वो चीज़ों को संकल्पनात्मक बदलाव कर पाएगा। क्योंकि जीन पियाजे का स्कीमा और आपने पढ़ा होगा समावेशन और समायोजन वाला कॉन्सेप्ट, यही संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात जीन पियाजे भी करते हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। और जो आर है वो सही व्याख्या करता है विकल्प ए की, यानी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधियों के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों ने वृद्धि नहीं की। शिक्षिका छात्रों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। पहला उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन प्रश्न द्वारा शिक्षिका छात्रों में निम्न में से किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस होता है, यानी कि परिकल्पना करना, यानी बच्चे कल्पना कर रहे होंगे कि
आखिर ये बीज में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। तो उसके बाद वो सोचेंगे कि कभी उन्होंने गांव में देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि बीज को हम लोग मिट्टी में डालते हैं और पानी डालते हैं, यानी नमी की भी आवश्यकता है। तो ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, सोच विचार है। ये बच्चे सोच विचार कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 परिकल्पना करना इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। इसी कौशल का विकास टीचर करना चाहती है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है, यानी पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, निरंतर आकलन पढ़ाने सीखने को हीन बनाता है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें या फिर एनसीएफ 2005 की बात करें, दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, यानी निरंतर मूल्यांकन की बात करते हैं, और ये विकल्प इसका अपोज कर रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, और पॉजिटिव सेंस में चूंकि पूछा गया था इस वजह से। दूसरा देखिए, हर छात्र के हर नियत कार्य की अभिलेखित करना अव्यवहारिक है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जो हम लोग पोर्टफोलियो तैयार करते हैं उसमें बच्चे का जो शैक्षणिक प्रगति है, जो वो गतिविधि कर रहा है, उसका हम लोग अभिलेख तैयार करते हैं और ये व्यवहारिक होता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि अव्यवहारिक है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण अधिगम और आकलन में सहायता करते हैं। गुणात्मक मापदंड का मतलब क्या हो गया कि देखिए वो चीज़ें जो कि हम मात्रा के तौर पर कन्वर्ट ना कर पाएं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो जो सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है जिसके माध्यम से आपको अंक प्रोवाइड किया जाता है, तो वो मात्रात्मक मापदंड हो गया। लेकिन कक्षा में जब कोई भी गतिविधि बच्चा कर रहा है तो अगर आप उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब कि नंबर आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुणात्मक मापदंड कर रहे हैं कि बच्चे ने कल कितना सीखा था, आज कितना सीखा, कल बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया था या नहीं आया था, आज बच्चे कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये गुणात्मक मापदंड हो गया, यानी बिना नंबर दिए ही आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहा जा रहा है कि ये अर्थपूर्ण आकलन में सहायक होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पेपर पेंसिल पर रोज आप परीक्षा ले पाएं, तो गुणात्मक मापदंड यहां पर इंपॉर्टेंट होगा, इस वजह से ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। डी वाला देखिए, हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। जैसे कि देखिए, नाभिक और परमाणु की संरचना की खोज के लिए जो भी प्रयोग किए गए थे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उस अवधारणा को कक्षा के प्रत्येक बच्चे को समझाया जा सके प्रैक्टिकली कर करके, या फिर बच्चे उसको प्रैक्टिकली करके देख पाएं? प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। इस वजह से जो भी साइंटिफिक थियरीज दी गई हैं उनमें से कुछ थियरीज को तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन सभी थियरीज, यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि सभी थियरीज की बात की जा रही है, सभी थियरीज को परखना आवश्यक नहीं है और वो प्रैक्टिकली हो भी नहीं पाएगा। इस वजह से ये भी विकल्प बिल्कुल सही है और ये भी हमारा उत्तर होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए सी और डी केवल पॉजिटिव है और ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया विकल्प नंबर 2 यहां पर सटीक उत्तर है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।